हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस सब्जेक्ट केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में। क्या रसायन विज्ञान का लेकर आ गए हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो इंटरनेट मॉडल पेपर्स है। क्या दोस्तों ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर्स है। तो अगर इसका आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी एंड इंग्लिश का मॉडल सेट नहीं देखा है इंटरनेट वाला, तो कृपया इस चैनल के वीडियो सेशन में चले जाएँ और वहाँ से सारा का सारा वीडियो देख लें, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट कर एग्जाम हॉल में से ना आ जाए। तो चल रहा हूँ दोस्तों आज फिलहाल तो क्या 2024 के लिए क्या सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए देखिए यहाँ विषय को नजर आ रहा है 118। तो चलता हूँ डायरेक्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों बता दूंगी चल पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था बहुत ही लाजवाब एंड पैसा कम माल ज्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा बताया जाता है। अब किसी से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक सारी डेडिकेट करना चाहता हूं कि सर लपेट अपने बदन पर बबूल की ए राखें, शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा, और ये महफिले जीएमजी क्लासेस की है, जो ये फकीर देगा वो बड़ा नवाब क्या देगा। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि आप लोग छोटा चैनल देख के घबराइए नहीं कि क्या करा पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बता दूं कि जो छोटा सा चैनल दे देगा वो बड़ा नवाब क्या देगा, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे एंड दोस्तों के पास शेयर करना आप लोग नहीं भूलेंगे। देखिए दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिया गया है। बोल के NaCl के रवा में Na प्लस जिस कितने Cl माइनस आयनों से घिरा हुआ, मतलब कहने का अर्थ है कि NaCl के रवा में कितने जो सोडियम आयन है वो कितने क्लोरीन ऋण आयन से घिरा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया दोस्तों 6 गो ऋण आयनों से क्या घिरा हुआ है, सोडियम आयन। समझे, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इंग्लिश में भी वही है, जिनका इंग्लिश में समझ में आएगा इंग्लिश में याद करेंगे, और जिनका हिंदी में समझ में आ रहा है वो हिंदी में याद कर पाएंगे। इन NaCl क्रिस्टल 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई हाउ मैनी क्लोरीन्स आयन, मतलब कितने घिरा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो दोस्तों ऑप्शन डी था 6 गो क्लोरीन ऋण आयन से घिरा हुआ है। समझे, तो आपका जो सुविधा लगे हिंदी सुविधा लगे हिंदी याद करेंगे, इंग्लिश सुविधा लगे तो इंग्लिश में याद करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दिया सलाई की ज्यामितीय होती है, एक दिया सलाई का जो ज्यामितीय आकार होता है वो कैसा होता है दोस्तों, तो आप लोग का पता होगा। क्या दोस्तों आप लोग का पता होगा कैसा होता है, समझे। चलिए फिर से थोड़ा सा एक बार इस तरह से, माना कि वर्ग ये हो गया, और आप लोगों को तो पता है कि क्या होता है सलाई का डिब्बा देखे माचिस का इस तरह से रहता है, समझे, इस तरह से रहता है। तो ये क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार के घन के आकार का, क्या घन के आकार का है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात घनाकार होता है। ये तो किन्हीं का गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्षेत्र में दिया गया है तीसरा क्षेत्र में क्या बोल रहा है, बोल रहा कि एन गोले वाले सीमित पैकिंग में, क्या सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या, क्या अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या कितना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन एन होता, क्या नंबर सिर्फ दर्शाता कौन, एन से सूचित किया जाता है। देखिए ये भी वही वाला इंग्लिश में भी है। आगे चल दोस्तों अगला जो दिया गया चौथा में इस प्रकार से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है, क्या रवा के घनत्व में कमी आती है। तो 4 का राइट आंसर हो गया शॉर्टकी दोष, क्या कौन सा दोष में दोस्तों, तो आप लोग फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष पढ़े होंगे। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, घनत्व में रवा में कमी आता है, क्या कमी आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 5 में, जो बहुत ही लाजवाब है। पर निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन दर्शाता, क्या आदर्श विलयन कौन दर्शाता है। पहले आदर्श विलयन कहा किस हो जाता है, तो बता दूं कि जो राउल्ट के नियम को पालन करता है उसको आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन बोला जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कौन आदर्श विलयन इनमें से बनाता है उसका पूछ रहा है दोस्तों। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात C6H6 एवं C6H5CH3 है, जो क्या आदर्श विलयन बना पाता है। मतलब कि क्या कि राउल्ट का नियम का ये पालन करता है। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया छठा में इस प्रकार से क्या बोल रहा, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, बोल रहा 0.1 MHC क्या H3PO4 बिलियन की सामान्यता, क्या क्या इसका जो सामान्यता दोस्तों वो क्या है। तो राइट आंसर हो गया 0.2 N का 0.2 न्यूटन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया 7वां में, बोरा कि किसी तनु घोल के अनुसंख्य गुण धर्म निर्भर करता, किसी बोरा के तनु घोल के अनुसंख्य गुण धर्म जो निर्भर करता है वो किस पे करता है दोस्तों। तो बता दूं कि घूल की प्रकृति पे, क्या घूल की प्रकृति पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्षेत्र में क्या बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रसरणी दाब सबसे अधिक होता है, सबसे प्रसरणी दाब किसका अधिक होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात CaCl2 का, क्या CaCl2 का राइट आंसर ऑप्शन। और बता दो दोस्तों कि जो बायोलॉजी से होंगे, क्या
जो शब्द मतलब जिसका इंटर में ऑनर्स बायोलॉजी होगा, तो बता दूं उनको कि 2009 से लेकर के 2009 से 2023 तक का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल ही वीडियो अपलोड किया गया है। तो अगर वो वाला आप लोग नहीं देखे तो कृपया चैनल के वीडियो सेशन में चले जाएं, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बायोलॉजी 2009 से लेकर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया गया है, एक बार देख लीजिए, ताकि 2024 का जो 1 फरवरी का आने वाला है एग्जाम, उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम हॉल में से छूट कर ना आ जाए। तो प्लीज इसका 2009 से 2023 तक का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देख लीजिए, एक ही वीडियो में बनाया गया है पूरा, समझे। बाकी चलते हैं दोस्तों आगे। आपका अगला क्वेश्चन में दिया गया है 9वां में इस प्रकार से, जो बहुत ही लाजवाब है। क्या पढ़ रहा है कि एक फ्राइडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का क्या आयतन मुक्त होता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया 11 क्या 11,200 ml। 11,200 में क्या बोला कि एक फ्राइडे के तनु विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से, कौन सा तनु अम्ल से जो प्रवाहित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का जो आयतन मुक्त होगा वो कितना होता है, तो 11,200 ml मुक्त होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघटनीय घोल का मोलर चलक, तो क्या होता है उसका मोलर चलक होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो गया क्या होता है, घटता है। क्या आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघटनीय घोल का मोलर चलकत्व होता है, वो क्या होता है, तो घटता है, डिक्रीज हो जाता है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में है बोला कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना है, प्लस 0.763 वोल्ट है। इसका मानक अपकरण विभव का मान जो होगा दोस्तों वो कितना हो गया, तो डायरेक्ट मारिए -0, सिर्फ प्लस है वहां दिया गया, यहाँ सिर्फ क्या हो गया, प्लस से माइनस में चेंज हो गया, -0.763 वोल्ट हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या पड़ रहा है, इस प्रकार से समझ सकते क्या डेल, क्या इसका क्या बोलेंगे, डेल अल्फा बोलेंगे। डेल अल्फा NaCl मतलब किसके बराबर होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन सी, अर्थात सोडियम प्लस क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, तो Na प्लस NaCl तो डायरेक्ट मार लीजिए, समझे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्ग निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल के अंतर्गत कौन आता है, तो बता दूं कि द्वितीयक सेल के अंतर्गत आने वाला जो है, जो लेड स्टोरेज बैटरी का, लेड स्टोरेज बैटरी जो प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता, मतलब किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ताप पर या मात्रा पर या भार पर या समय पर। तो बता दूं कि किसी अभिक्रिया का जो स्थिरांक है जो निर्भर करता है दोस्तों वो करता है किस पे, तो ताप पर, किसका, टेम्परेचर पे करता है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ये हो गया। देखिए इंग्लिश में भी वही है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन, डिपेंड किस पे करता है, तो टेम्परेचर पे करता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया, अर्थात ताप पर। आगे है अगला कहते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है। इसको पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024, अर्थात 1 फरवरी के लिए। क्या दोस्तों, 1 फरवरी के लिए बहुत ही लाजवाब है, ये आ सकता है। क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखिए इसमें डबल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी पूछता है, कभी शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछता है। तो यहाँ पूछा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो इकाई होता है, SI मात्रक होता है, वो क्या होता है, तो पार्श्व में मतलब T/-1, इसको इस तरह से भी सूचित कर सकता है, और हिंदी में लिखकर इस तरह से भी कर सकता है। तो ये हो गया प्रथम कोटि के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या शून्य कोटि भी दिया हुआ होगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रता को दुगना कर दिया जाता है। क्या अभिकारक के आरंभिक जो मतलब प्रथम स्टार्ट होता है उसका सांद्रता को दुगना कर दिया जाता है, तो अभिक्रिया का अर्थ आयु भी दुगना हो जाता है। इस अभिक्रिया की कोटि को क्या कहेंगे, कौन सा कहेंगे, प्रथम कोटि का अभिक्रिया या प्रथम, द्वितीय, तृतीय या शून्य कोटि। 16 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया क्या, शून्य कोटि। चलिए इसका एक तरह से डिफिनेशन मतलब परिभाषा याद हो गया क्या, कि अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रता को दुगना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्थ आयु भी दुगना हो जाता है। इस अभिक्रिया की कोटि को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए इसको 2 मार्क्स में भी पूछता है एंड ऑब्जेक्टिव में तो देख ही लिए, तो राइट आंसर इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही दिया गया है। तो बता दूं कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए कौन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। T½ होता है क्या, T½ अल्फा A की पावर की क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है।
आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है कि अधिशोषण, क्या अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ, अच्छा अधिशोषण कौन सा भाई घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, तो कोई पदार्थ उसमें दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। समझे कि अधिशोषण वह घटना है जिसमें दूसरे पदार्थ की सतह पर कोई भी पदार्थ जमा हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला चित्र में अगला बोल रहा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, अच्छा उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है, तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के समय सांद्रता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के समय क्या साम्य सांद्रता को क्या करता है, तो इंक्रीज करता है, मतलब कि बढ़ा देता है। समझे दोस्तों। आगे चलते हैं 20 पे। 20 में दिया गया है कि लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण क्या है। लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया कणों का, क्या कणों का आवेशित होना, कणों का आवेशित होना उसका मुख्य कारण है। समझे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बोला कि गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है, तो बता दूं कि गोल्ड संख्या जो जुड़ा होता है वो लायोफिलिक कोलाइड से, लायोफिलिक कोलाइड से गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। इंग्लिश में भी वही है कि गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड भी क्या हो गया, लायोफिलिक कोलाइड। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला में बोला कि सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है, मतलब कि सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए छोटा कर रहे हैं, तो किसके द्वारा दोनों, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। किसके, तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है। समझे। आगे चलते दोस्तों, अगला क्षेत्र में क्या नजर आ रहा है, बोला कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि के द्वारा किया जाता है, मतलब कि निर्माण उसका निष्कर्षण करने में बहुत ही हार्ड प्रोसेस करने पड़ता है। किसमें दोस्तों, तो एजी। समझे, एजी मतलब किसका, चांदी में। समझे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया कि प्रथम प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है। किसमें प्रक्षेत्र शोधन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। क्या, अत्यंत शुद्ध मतलब विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रक्षेत्र शोधन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोरक लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह क्या है। लोहे के निष्कर्षण से जो मतलब धातुमल प्राप्त होता है वो कौन धातुमल प्राप्त होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया CaSi, क्या CaSiO3, CaSiO3 प्राप्त होता है। आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है, तो अनुचुंबकीय कौन होता है नाइट्रोजन का दोस्तों, तो NO2 होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसका जो क्या ऑक्साइड जो अनुचुंबकीय रूप में पाया जाता है, मतलब कि पैरामैग्नेटिक रूप में पाया जाता है। आगे है दोस्तों कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो लगभग कितना होता है, तो -3 से +5 तक, क्या -3 से +5 तक का उसका क्या होता है, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझे, ऑक्सीडेशन संख्या होता है। आगे चलते दोस्तों, अगला में बोल निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय कौन है दोस्तों, तो P2O5 है। P2O5 है, अर्थात कहने का अर्थ है कि P2O5 का जो pH मान है वो कितना है, तो 7 से कम है। 7 से कम है तब तो वो अम्ल होगा। अगर 7 से अधिक रहता तो क्या होता, क्षार होता, और 7 के बराबर रहता तो क्या, तो उदासीन होता, लेकिन कम पूछ रहा इसलिए अम्लीय हो गया। आगे है दोस्तों, बोला कि फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बना, फॉर्मिक अम्ल है जो सांद्र से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो बनाता है कोबाल्ट बनाता है। तो क्या, फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कोबाल्ट बनाता है। और बता दूं कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चिट्टी के डंक में। क्या, चिट्टी के डंक आप लोग देखेंगे उसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल पाया, चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। समझे। आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के जो अणु होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, तो बता दूं कि सल्फर का जो अणु होता है वो अष्ट आणविक होता है। अष्ट आणविक के रूप में पाया जाता है सल्फर के अणु। आगे है अगला क्वेश्चन, बोल रहा क्या CU, क्या Z= कितना है, 29 है, का इलेक्ट्रॉनिक CU का होगा कॉपर, Z= 29 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सही कौन में दिया गया, सही कौन में दिया गया, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो नजर आ रहा है किसमें, AR3D10 और कितना हो गया, AR3D10 और 4S1 हो गया, मतलब कितना कितना 29 ना है, तो कितना 10 हो गया इधर, और एक हो गया कितना 11। समझे, जो कि जो बच गया वो आर्गन में आ जाएगा। समझे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में।
आपका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। क्या बोल रहा है कि लेंथेनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब कि लेंथेनाइड तत्वों का समान जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कौन सा होगा इन चारों ऑप्शनों के अनुसार। तो करेक्ट आंसर हो गया N-2 एफ के कितना F1 से 14 तक हो गया, और फिर N-1 S2 P6D0 और NS2 हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये किसका दिया गया है, तो लेंथेनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये किसमें मिलेगा, तो पीरियोडिक टेबल में। क्या पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग का क्वेश्चन याद हुआ होगा। अगर नहीं भी पढ़े तो चलिए इसका ऑप्शन से डायरेक्ट मारकर याद कर लीजिए कन्फर्म रूप से। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है। एक्टिनाइड के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आएगा, तो राइट आंसर हो गया क्या, टर्बियम। टर्बियम है जो एक्टिनाइड के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी इन सब ऑप्शन है, क्यूरियम है, कैलिफोर्निया है, यूरेनियम है, ये सब एक्टिनाइड के अंतर्गत आता है, लेकिन जो टर्बियम है वो एक्टिनाइड के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे दोस्तों अब बता दूं आप लोग का पीरियोडिक टेबल, क्या पेरियोडिक टेबल का अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो इसमें उसका चलिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल का मतलब कि ट्रिक से बताया गया, क्या ट्रिक से उसका बताया गया, मतलब एक बार वो वाला ट्रिक देखने के बाद आप लोग का भुला नहीं पाइएगा, समझे। पीरियोडिक टेबल जितना भी मतलब कि पूरा जो फंक्शन आता है वो एक बार देखने के बाद उसको पूरा अपने से मतलब कि छाप दीजिएगा, समझे। चलिए इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन उसका दे दिया गया है, तो जाकर उसके में आप लोग देख लेंगे। आगे देखें दोस्तों 34 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत कौन आता है, तो राइट आंसर हो गया स्कैडियम। क्या स्कैडियम है जो क्या प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत आता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्षेत्र में बोला कि एफी, क्या एफी 2 मतलब एफी का जो संग होता है वो कितना होता है, तो 26। एफी कितना पर दोस्तों, तो 26 पर। वही दिया कि Z26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन इसमें है जो कितना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन है, अर्थात कितना 4 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपलब्ध रहते हैं पहले से। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्षेत्र में क्या बोल रहा है K3Fe6 में Fe अर्थात फेरस की ऑक्सीकरण संख्या कितना। पीछे क्या देखें तो ये तो शायद दूसरा क्वेश्चन था, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा था, और इसी में क्या बोला फेरस में ऑक्सीकरण की संख्या पूछ रहा, ऑक्सीडेशन नाम पूछ रहा दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया कितना 3 हो जाएगा K3, क्या K3Fe6 में इसका ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगा, वो कितना हो गया, तो 3 हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड किस तरह के होते हैं, बता दूं कि सभी लिगेंड जो होते हैं वो लेविस अम्ल के रूप में, तो क्या लेविस अम्ल के रूप में मौजूद रहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि क्या बोल जटिल आयन NiCN4 के होल्ट वाइज की संरचना है, मतलब कि जटिल आयन दे दिया गया है NiCN4, ये किसका संरचना है, मतलब कि किस तरह का संरचना का व्यक्त करता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए या सी हो गया वर्ग तालीय, वर्ग समतालीय नहीं बल्कि वर्ग तालीय एक तरह के व्यक्त करता है ये संरचना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया 39 में बोला गया कि विटामिन B12 में रहता, विटामिन B12 में क्या उपलब्ध रहता है। तो बता दूं कि विटामिन B12 में कोबाल्ट उपलब्ध रहता है। क्या राइट आंसर ऑप्शन हो गया कोबाल्ट रहता है उपलब्ध, समझे। राइट आंसर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किसका शून्य ध्रुवीय का शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण है। द्विध्रुवीय आघूर्ण किसका है जो शून्य के रूप में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों CCl4। क्या CCl4 का जो द्विध्रुवीय आघूर्ण है जो शून्य के रूप में पाया जाता है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जेम डाइहेलाइड है। क्या जेम डाइहेलाइड के अंतर्गत कौन आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये होगा CH3CHBr2, समझे। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला में आगे है क्या 42 में कि निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म किसके द्वारा बनाया जाता है। तो बता दूं कि क्लोरोफॉर्म बनाने में जो अधिक प्रयोग किया जाता है वो प्रोपेन टू ऑल का प्रयोग अधिकतर रूप में किया जाता है, अधिकांश रूप में। आगे दोस्तों कि एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में, मतलब कि एल्किल हैलाइड का भी उपयोग करते हैं किसको बनाने में। तो बता दो कि एल्किल हैलाइड का जो प्रयोग करते हैं वो सभी, मतलब एल्किन को भी बनाने में, एल्किन को भी और एल्कोहल को भी, अर्थात बोला जा सकता है सम्मिलित रूप से कि इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है। सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करने वाला जो सूत्र दिया गया है वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो गया क्या डबल बॉन्ड CHOH का CHOH है जो क्या सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है। आगे है
अनाज क्या, अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? अनाज एल्कोहल है। अच्छा, अनाज एल्कोहल किसका नाम है? तो राइट आंसर हो गया सम्मिलित रूप से एथिल एल्कोहल को पूर्ण मतलब कि पर्यायवाची नाम में क्या बोलेंगे? तो अनाज एल्कोहल के नाम से भी, मतलब कभी कभी एथिल एल्कोहल भी दिया हुआ रहेगा, कभी अनाज एल्कोहल दिया हुआ रहेगा, और दोनों का आंसर एक ही सेम रहेगा। तो आप लोग कन्फर्म रूप से याद करेंगे। आगे दोस्तों कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन है जो एल्केन बना सकता है? एल्केन कौन बनाता है? तो 46 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया CH3 CH2OH, मतलब एल्कोहल का समूह है जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। आगे है दोस्तों 47 अभिक्रिया, ये वाला अभिक्रिया दिया गया है। अब यही पूछ रहा कि ये वाला कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, समझे? RCOCl प्लस H2 रिएक्ट विथ RCHO प्लस के HCl को, मतलब इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया के नाम से जानेंगे? तो चलिए बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो गया 47 का वो हो गया रोजेमंड। क्या? रोजेमंड अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों अब एक बात और बताना चाहता हूं कि वायरल क्विज, क्या वायरल क्विज सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। अगर टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सबसे पहले उस पर वायरल क्विज मिलेगा। एंड PDF, क्या PDF अभी प्रोवाइड हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो उसको PDF के लिए भी आप लोग ज्वाइन हो जाएगा हमारी टेलीग्राम से, गुरु मस्ती GNMT के नाम से है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन 48 में बोल रहा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता, क्या? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो गया एक अम्ल, मात्र क्या? एक एसिड प्राप्त किया जाता है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। आगे है कि निम्नलिखित में कौन कनिजारो अभिक्रिया नहीं है? अच्छा, कनिजारो अभिक्रिया कौन है जो मतलब कि नहीं दर्शाता है? तो राइट आंसर हो गया एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड है जो कनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। बाकी आप लोग सभी ऑप्शन देख सकते हैं, ट्राइमेथिल एसिटाल्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये सब कनिजारो अभिक्रिया दर्शाएगा, लेकिन एसिटाल्डिहाइड है जो क्या कनिजारो अभिक्रिया को मतलब कि रूल को फॉलो नहीं करता है। आगे है कि यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो गया फॉर्मल्डिहाइड बनता। क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है दोस्तों। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र है जो ईस्टर को व्यक्त करता है? क्या ईस्टर को कौन व्यक्त करता है? तो इसका हो गया RCOOR। क्या? RCOOR जो ईस्टर को क्या करता है? तो निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? मतलब कि फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड को किसके माध्यम से मतलब कि उसको विभेद मतलब कि पहचान कर पाएंगे? तो राइट आंसर हो गया NaHCO3। क्या? NaHCO3 सोडियम, इसके द्वारा क्या कहते हैं उसको, मतलब दोनों को विभेद करके मतलब पहचान कर पाएंगे। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल, मतलब सबसे क्या प्रबल अम्ल या सबल अम्ल के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया Cl3COOH। क्या? Cl3C और COOH। आगे है अगला क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सबल अवकारक है? अच्छा, सबल अम्ल नहीं बल्कि सबल अवकारक कौन हो गया दोस्तों? तो सबल अवकारक के अंतर्गत जो आएगा वो हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। क्या? मेथनोइक है जो सबल अवकारक के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन 55 में क्या बोल रहा है? 55 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अपकृत किया जा सकता है? मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी अम्लों में क्या करता है? तो परिवर्तन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया LiAH। क्या? LiAlH4 के द्वारा उसमें क्या डायरेक्ट उसको अपकृत कर सकते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी एमिन है? क्या? सेकेंडरी एमिन के अंतर्गत कौन आता है? तो बता दूं कि सेकेंडरी एमिन के जो अंतर्गत आता है वो आता है RNHR। क्या? RNHR इसको सेकेंडरी एमिन के अंतर्गत आता है। आगे है कि मेथिल आइसोसाइनेट का अनुसूत्र, मेथिल आइसोसाइनेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो CH3CNO। क्या? CH3CNO मेथिल आइसोसाइनेट का अनुसूत्र होता है दोस्तों। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है? क्या? किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बन पाता है दोस्तों? तो 58 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्या? एल्किल आइसोसाइनेट के प्राइमरी से क्या बनता है दोस्तों? तो प्राइमरी एमीन बनता है उसके जलांशन से, समझे?
आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एमीन में क्या, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण, क्या एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो गया sp3 होता है, sp3 उपलब्ध रहता है। आगे दोस्तों 60 में क्या दिया गया है कि सुक्रोज के क्या, सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है, सुक्रोज के जलांशन से क्या प्राप्त किया जाता है? तो ग्लूकोस एवं फ्रैक्टोज, क्या सुक्रोज के जलांशन से ग्लूकोस एवं फ्रैक्टोज प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, एस्कोर्बिक अम्ल होता है, क्या एस्कोर्बिक अम्ल में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो बता दूं कि एस्कोर्बिक अम्ल में एक विटामिन होता है, क्या एस्कोर्बिक अम्ल एक प्रकार का क्या होता है? तो विटामिन के अंतर्गत आता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल के आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है? क्या आनुवांशिक चरित्र को, कौन सा आनुवांशिक चरित्र जो दर्शा पाता है? तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया क्या, डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड है, तो क्या आनुवांशिकता को दर्शाता है। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या दिया कि साबुन है, साबुन एक प्रकार का क्या है? तो बता दूं कि साबुन एक प्रकार का क्या होता है? तो वसा अम्लों के क्या, वसा अम्लों के लक्षण होता है, क्या वसा अम्लों के लक्षण होता है सोप मतलब साबुन। आगे है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन है? प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो बता दूं कि प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत जो आता है वो आता है प्रोटीन। कौन आता है दोस्तों? तो प्रोटीन आता है। आगे चलते हैं, सह बहुलक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो सह बहुलक का जो उदाहरण हो गया वो हो गया नायलॉन 6 आ गया, इसको भी आप MVVI मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए, नायलॉन 6। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संघनन बहुलक का हो गया, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद कौन है? तो संघनन बहुलीकरण का उत्पाद कौन हो गया? तो नायलॉन 6 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है? क्या एंटीपायरेटिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया पैरासीटामोल का। दोस्तों पैरासीटामोल एक प्रकार का क्या है, दवा है, समझे, उसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। जो पैरासीटामोल अधिकतर किस में काम करता है दोस्तों? तो बुखार में काम करता है, समझे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि टाइफाइड के इलाज के लिए, थोड़ा कर दे रहे हैं, बोला कि टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज के लिए? तो टाइफाइड के लिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया क्लोरोमफेनिकोल का, क्लोरोमफेनिकोल का उपयोग किया जाता है, समझे दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने। क्या बोल रहा है कि भोपाल हादसे में जो विषैले गैस निकली थी वह कौन सा था? भोपाल में कौन सा गैस निकला था दोस्तों? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, उसका सूत्र हो गया CH3NCO। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गैमेक्सिन है, गैमेक्सिन एक प्रकार का क्या है? बता दूं कि गैमेक्सिन एक प्रकार का बेंजील हेक्सा क्लोराइड का, गैमेक्सिन एक प्रकार का बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस समाप्त हो गया। देखिए बहुत कम समय में, मतलब कि इस पे पहले भी बता दूं, जिस पर जितना भी बताया था वो पैसा कम माल ज्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा बता देता है। फिर से बता दूं आप लोगों के लिए, PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए, या PDF अभी चल रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करने के लिए भाई दोस्तों। देखिए आप लोग इसी में कंजूसी करते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा, समझे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगले दिन, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।